आइए आज हमारे साथ मौजूद है उदयपुर के जाने पहचाने छोगालाल जी भोई, जिनका कोई परिचय की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ओबीसी मोर्चा भाजपा के सर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और मेवाड़ डे इनका आपका खुद का मीडिया नेटवर्क है सबसे बड़ा उदयपुर का। तो आज आपसे मिल रहे हैं, इसी सिलसिले में मिलते हैं क्योंकि चुनावी संगनाद हो चुका है। तो लग रहा है 17 तारीख से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो 6 बोर्ड भाजपा के बन चुके हैं, आप भी पार्षद रहे हैं, तो 7वें बोर्ड में आगे आप क्या मानते हैं, कितनी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बाबूलाल जी को नमस्कार। आपके न्यूज चैनल ने आज आकर मुझे भी अवसर दिया और इतनी खूबसूरत जगह उदयपुर की, तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ का सीन है, ये उदयपुर का ही है। तो बाबूलाल जी आपको नमस्कार। आप अभी यूं तो भली हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन है तो हम लोग न्यूज वाले। आप भी कई वर्षों से मुझे मालूम है कि स्टार चैनल से जुड़े हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग ने नया नया चैनल स्टार्ट किए थे, मेवाड़ केबल ने मेवाड़ न्यूज चैनल, लेकिन सैटेलाइट चैनल का जो स्टार चैनल है, स्टार प्लस है, उसके भी आप डिस्ट्रीब्यूटर रहे, तो यानी कि आपको बहुत अच्छा अनुभव है। अब रही बात के हमें भारतीय जनता पार्टी के हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर में अपना 7वां बोर्ड बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। कारण के भारतीय जनता पार्टी के रेगुलर बोर्ड बन रहे हमारे 30 वर्षों से, 5 वर्ष का एक बोर्ड का कार्यकाल होता है। तो जब यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, उसके बाद में हमारी स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में नरेंद्र जी मोदी, तो हर हर मोदी, तो जनता साथ है। नहीं तो आपसे जनता ये पूछना चाहती है, 6 बोर्ड आप बना चुके हैं, 7वें बोर्ड जो बनेगा, 6 बोर्ड जो बने उसके कार्यकाल को आप 10 में से कितने मार्क्स देते हैं? 10 में 10 ही दो, नहीं 11 दो, नहीं कहीं खराबी की थी था बताओ ने, माँ कहीं खराब की तो था, बोलो आपने ये खराब किया। हमारे तो हर बोर्ड ने, प्रथम बोर्ड था किरण जी महेश्वरी का, आज से 30 बरस पहले वो बोर्ड बना किरण जी महेश्वरी का। फिर उसके बाद में बना सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत, फिर बने सभापति रविंद्र जी श्रीमाली, फिर उसके बाद में सभापति बने हमारे वो क्या नाम है रजनी जी डांगी, फिर बनी ये चंद्र सिंह जी कोटरी और गोविंद सिंह जी टाक। सब बढ़िया से बढ़िया काम किया यार 6 सभापति ने, तो आप टेंशन मत लो। मैं तो आपसे जानना चाहती है आम जनता उदयपुर की कि भाजपा के जो पूर्व पार्षद है आप भी रहे हैं, उन्हीं को मौका दिया जाए या नया जैन जी चल रहा है तो नया युवा वर्ग को भी आगे लाना चाहिए? नहीं युवा ही है हम तो, मैं खुद ही युवा हूँ। अभी तो देखो नहीं यार, काली वाली दाढ़ी कर रखी है, बाल काली कर रखी है ना, एक्सपीरियंस होल्डर जवान आवे तो हमें थोड़ी दिक्कत है क्या यार। सब जवान जवान भी आने चाहिए, बूढ़े भी आने चाहिए, सब उम्र के आने चाहिए। कारण के उदयपुर के अंदर वार्ड हो गए बाबूलाल जी 80 वार्ड को किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी 80 वार्डों में अपने अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। तो हर व्यक्ति एक्सपीरियंस होल्डर भी उसमें लाएगा बोर्ड चलाने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए। जाति समाज का समीकरण भी बिठाएगा कि हम ओबीसी को लावे, कि ब्राह्मण को लावे, जैन को लावे, हरिजन को लावे, एससी को लावे, एसटी को लावे। तो ये सारे समीकरण बिठाकर वार्ड का पार्षद का चुनाव होगा और प्रत्येक पार्टी, ये पूरा एक 80 वार्डों का जो कनुबा बढ़ेगा ना, तो प्रत्येक समाज के लोग 80 पार्षद चुनकर इस उदयपुर में नगर निगम में आएंगे। तो ऐसा है तो हम जीतेंगे बीजेपी वाले। नहीं आप जैसे कह रहे हैं जीतेंगे, आप कह सकते जाति समीकरण तो बिल्कुल बैठाना ही पड़ेगा, लेकिन कोई व्यक्तिगत प्रभाव भी होता है, तो व्यक्तिगत प्रभाव के हिसाब से टिकट मिलेंगे या संगठन सर्वोपरि, संगठन के प्रति जो निष्ठावान होंगे उनको मिलेंगे? आप क्या सोचते हैं? बाबूलाल जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी तो संगठन तय करता है। यहाँ के जिलाध्यक्ष, यहाँ के एमएलए, यहाँ के सांसद, यहाँ के जो भी कर्ता धर्ता है, उनके साथ मीटिंगें होगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 1 महीने से निरंतर हमारे जो भी मंडल है 6, 7, 8, वो मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल वाइज मीटिंगें चल रही है, मंडल अध्यक्ष के साथ, वार्ड अध्यक्ष के साथ, हर एक प्रत्येक मोर्चों के साथ। तो पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है। जैसे कि अभी अभी आपको पता चला होगा कि इस निगम के और नगर परिषद के चुनाव के लिए
संभाग के जो हमारे लीडर बनाए हैं, जो प्रभारी बनाए हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जयपुर से आ चुके हैं, वो मीटिंगें ले चुके हैं। तो यानी कि कारण ये हो रहा है कि सब काम चल रहा है। तो भाई साहब सब काम चल रहा है, आपसे ये भी जानना चाहता है, भाजपा के सामने अन्य कांग्रेस और अन्य दल बहुत सारे हैं, वो कितनी चुनौती पेश करेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी। चुनौती कोई पेश करो नहीं यार, आ जाओ, हिम्मत है तो लड़ो तुम। कांग्रेस तो अपना मतलब पार्टी है कांग्रेस तो यार, इंटरनेशनल बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस तो, बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस भारत में भी बिखर चुकी है। राहुल जी गांधी है, सब जानते हैं कि कैसे बातें करते हैं सबसे, कैसे हर कहीं खड़े, वो एक अपनी अपनी स्टाइल होती है यार। वैसा बात करने में आपकी भी स्टाइल सबको पसंद है, जो आपका मेवाड़ चैनल है, मेवाड़ी स्टाइल है, सबसे हंस मिल के आप रहते हैं, याराना निभाते अरे हैं। यार वो सब और कुछ जैसा कहते हैं जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दे दिल के खाक दिए जाते हैं, वो आपसे लोग बात सीखते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप पार्षद रह गए, आपने एक लगभग उम्र भी अच्छी पार की है, जो पद मिला मिला। भाभी जी हमारे हंसा जी माली, जो आपके मिसेज है, उनको प्रणाम करता हूँ, एक्चुअली वो भी जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो अगर ओबीसी का जैसे महापौर की सीट तो पहले आ चुकी है पुरुष की, महिला की आई, तो क्या आप उनको उम्मीदवार मानते हैं? एक बात बताऊं बाबूलाल जी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक काम संगठन के आदेश से और संगठन के नीति नियम से चलता है। संगठन जो तय करेगी। अब आपने मेरी पत्नी हंसा माली का नाम लिया, तो खुद की पत्नी किसको बुरी लगती है? लोगों को तो दूसरों की औरतें भी जब अच्छी लगती है, तो हंसा माली तो मेरी पत्नी है यार। और मेरी पत्नी तीन बार पहले काउंसलर नगर निगम उदयपुर में रह चुकी है, काम करती है। लेकिन मेरा उसमें कुछ नहीं है, चलता भी नहीं है। उदयपुर में बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और जो संगठन होता है वही तय करता है। तुम जेक लगा के आओगे, संगठन नहीं चाहेगा तो हार जाओगे। जेक वाइक वाले ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। संगठन सर्वोपरि, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संगठन सर्वोपरि। हमारे मनसागिरी जी अब समाज मैं तो पहली बात तो आपको इस लोकतंत्र के पंचवर्षीय महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत में। और स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसे उत्सवों का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ कलम, कानून और सत्ता तीनों को अपने पक्ष रखने का एक अपना मंच मिलता है, या कह सकते हैं अपने मनपसंद नेता, द्वंद्व प्रतिद्वंद दोनों को लाने और देखने का, समझने का एक अवसर मिलता है। ये एक बहुत हमारे भारत की एक अच्छी, खूबसूरत और संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस प्रक्रिया के भाग रहे हैं और रह रहे हैं और रहते रहेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जनता के प्रति जवाबदेही किसकी होती है, पक्ष की या विपक्ष की? जनता प्रति तो यार देखो, सत्ताधारी या बिना सत्ता वाले, जवाबदेही किसकी है? सत्ताधारी की जवाबदेही ज्यादा रहती है, कारण कि जनता ने उसको वोट दिया और वो चुनाव में जीता, तो ज्यादा जिम्मेदारी तो जो जीत कर आया है, जो जो सत्ता में है, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो या सांसद हो, जिसकी सत्ता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जी। और प्रतिपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मान लो जो सत्ताधारी कोई गलत करता है, जनता के भी समझ में नहीं आ रहा और विपक्ष में समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग आवाज उठाने के पूरे हकदार है, विरोध करते हैं और विरोध करना चाहिए, करना लोकतंत्र भी की चाहिए। खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष होता किसके लिए? अगर हम गलत हैं तो हमको बतावे। अच्छा, एक हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है कि माली कभी अपने बेर खट्टे नहीं बताता है, आप इस कहावत से कहां तक सहमत हैं? नहीं, माली अपने पैर खट्टे नहीं बताता। वो पहली बात तो जो ढंग का माली होगा ना, तो खट्टे पैर को व्यापार करेगा भी नहीं, क्योंकि व्यापार भी एक ऐसी चीज होती है कि उसको ग्राहक को एक बार नहीं बुलाना है, ग्राहक को बार बार बुलाना है। अगर एक बार मैं मान लो एक टोपला भरकर माली हूं मैं खुद ही, और बेर बेच रहा हूँ, खट्टा हो गया, तो वो ग्राहक दूसरी बार नहीं आएगा। अभी आपने जब बाबूला जी ने प्रश्न किया कि हम 7वीं बार भी बोर्ड बनाएंगे, हाँ। और उन्होंने पूछा कि आप कितने नंबर देंगे, तो आपने कहा 10 में से 11 दो। तो ये कहावत कहीं ना कहीं आप पर लागू हो रही है। तो अब उदयपुर की जनता की ओर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको वोट क्यों दूं? आपको इसलिए देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है
और ये आज राष्ट्रीय तो कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, सपा भी है, आरजेडी भी है, अन्य भी है, राष्ट्रीय पार्टी तो सब है। आप किसी को कह ही नहीं सकते कि ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलो थोड़ी ये बात सही है कि सभी राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरा वर्ल्ड में अपना एक नाम है। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में है, माननीय नरेंद्र जी मोदी वहां के नहीं, मेरा प्रश्न है कि मैं आपको वोट क्यों दूं? हाँ, तो वो आ रहा हूँ ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ यार कि नहीं, भारतीय ये निकाय चुनाव है, अभी राष्ट्र के नहीं है, तो हम निकाय के चुनावों पे बात कर रहे हैं, निगम के पंचायती चुनाव पे बात तो कर रहे जो मैंने बाबूलाल जी को भी बताया, हैं। उदयपुर की जनता क्यों आपको वोट दे? हाँ तो इसलिए दे कि जो हमारे आज से 30 साल पहले या 32 साल पहले जो प्रथम बोर्ड बना था, कांग्रेस ने तो चुनाव ही बंद कर रखे थे। न तो पंचायत के चुनाव होते थे कांग्रेस के राज में, और न नगर निगम के चुनाव होते थे। ये तो भला हो हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत का, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निर्णय लिया कि कांग्रेस ने जिसने निकायों के चुनाव बंद कर रखे थे, पंचायतों के चुनाव बंद कर रखे थे, नगर परिषद नगर पालिका किसी के चुनाव नहीं होते थे पहले, आज से 35 साल 32 साल पहले। लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत का धन्यवाद कि जनता पार्षद से जुड़े, पंचायत से जुड़े, पंच सरपंच से जुड़े, प्रधान से जुड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जिसके प्रधान मुख्यमंत्री वो थे भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने जनता के काम भले अच्छे करने के लिए, जनता को प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से जुड़ने के लिए ये आदेश राजस्थान सरकार लाई है पहली बार। तो धन्य है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता को वोट देना चाहिए कि कांग्रेस ने तो इससे पहले 32 साल पहले नगर निगम के, नगर परिषद के, पंचायतों के कोई चुनाव नहीं होते थे। मैं गारंटी लेता हूं। आपकी बात सही है, लेकिन आम जनता को कांग्रेस और बीजेपी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी कमाई से अपना घर चलेगा, कोई किसी को दूध का प्याला नहीं देता है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बीजेपी ने काम किया और चुनाव का अवसर दिया, लेकिन मेरा प्रश्न यथावत खड़ा हुआ है कि उदयपुर की जनता क्या ऐसा देखे, क्या ऐसी उदयपुर के लिए आपकी उपलब्धि रही है जो आपको हम वोट दें? क्यों दें? देखो जैसे मैं जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा है झीलों का, तो झीलों के नाम पे आप भी एक झील के पीछे बैठे हैं। दूसरा एक मुद्दा अभी आया कि दुर्गा नर्सरी रोड पर अचानक रोड का टूट जाना। तीसरा मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है आयड़ को लेकर के। चौथा मुद्दा अभी आया लेटेस्ट बलीचा में 72 मकानों के टूटने का। अभी एक नया मुद्दा और अभी 2-3 दिन में आ गया 272 प्लॉट वाला। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों को जब जनता अगर तराजू में पक्ष और विपक्ष में तोले तो वहां प्रश्न खड़ा होता है अपने आप में कि हम आपको वोट क्यों दें। तो ऐसी हमें पिछले 6 बोर्डों की बजाय हमें आप जो अभी ये बोर्ड निकल के गया है, इस बोर्ड की ऐसी कोई उपलब्धि बताओ जिसके आधार पर जनता कांग्रेस बीजेपी ना देखते हुए, बहुत स्पष्ट शब्दों में, किसी दल को न देखते हुए अपना हित या विकास देखते हुए आपको वोट। देखो ऐसा कि जैसे कि आपने तो एक तो वो प्लॉटों वाला मामला बताया कि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, ये फर्जी जो सरकारी प्लॉट थे उसको भी किसी को दे दी, वही बात कहना चाह रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, जनता कह रही है। जनता कह रही है, अखबारों में भी छप रहा है। लेकिन अखबारों में ये भी छप रहा है कि जो हमारा बोर्ड था गोविंद सिंह जी टांग जिसके महापौर थे, उस समय भी ये आवाज हमारे बोर्ड में उठी थी कि ये प्लॉट कहाँ है, ये फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है। तो हमने भी हमारे अधिकारी को कहा भैया ये क्या बात है, तो आप जांचो। तो जांचने के बाद में जो प्लॉट कहीं दबे हुए थे, जिनको नगर निगम को और किसी को पता ही नहीं था, लोगों ने कब्जे कर रखे थे, तो हमने हमारे अधिकारियों को भेजा और वहां पर यह संपत्ति नगर निगम के है ऐसे बोर्ड लगाए हुए हमने पिछले बोर्ड में। और हम जो एक अखबार छपते थे, जो प्रतिपक्ष के नेता है, जैसे एक वो अजय जी पोरवाल, हमारे इसी गोविंद सिंह जी टांग के बोर्ड में, मैं तो पार्षद था, वो भी सवरत पार्षद बन के आए थे, तो अजय पोरवाल ने भी ये मामला बहुत तगड़ा उठाया था। तो नगर निगम ने, हम सब ने कोई अजय पोरवाल का विरोध थोड़ी किया क्या, तो उसकी बातों को ध्यान संज्ञान में लेकर काम किया। और हमारे जो उस समय के पार्षद थे मेरे साथ, ताराचंद जी जैन निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, और वो वर्तमान में अभी उदयपुर के एमएलए है, तो रोज कार्य कर रहे हैं कि भाई ये फर्जी प्लॉट कहाँ है, इस फर्जी प्लॉट को क्या करना चाहिए हमको, तो वो निकाल रहे हैं। ताराचंद जी इसमें लगे हुए हैं, वो रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी जो फर्जी प्लॉट में एक कोई अधिकारी थी, ये मैं आज तारीख क्या 11, 12, 13 अगस्त क्या है, जो भी अगस्त है
26 चल रहा है, 9 अगस्त है। देखो 272 प्लॉट के मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी नहीं, मेरा इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि हाँ। जब निगम के ऊपर ये आरोप लगा रही है, चाहे वो अखबार है, चाहे जनता है, चाहे समाज सेवक है, तो उस समय जैसे कि एक सरकारी कार्यालयों में प्रावधान होता है, एक बोर्ड बाहर लगा होता है जिसे हम नोटिस बोर्ड कहते हैं, वहां पर जब भी कोई विभाग कोई कागज सूचना देता है तो कागज पर लिखे उसे चस्पा करता है। जब निगम पर बराबर ये आरोप लगते रहे तो निगम ने एक पत्र बनाकर उस बोर्ड पर चस्पा क्यों नहीं किया अपनी उज्जवल छवि के लिए? देखो ये गलती हो सकती है, लेकिन आप इसको खाली पार्षद और महापौर के माथे मत पड़ो। पार्षद पार्षद होता है, कई सारे पार्षद हम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बड़ी मुश्किल से तो जनता से जीत कर आता है। और जो नए नए पार्षद बनते हैं ना, 6 महीने या मतलब 5 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल तक तो उसको समझ में ही नहीं आता कि इसमें RS अधिकारी कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो किस फील्ड में जाऊं। जो समझदार है उसके वो चिपका रहता है। कोई दूध मतलब इतना तेज नहीं होता कोई नया नया पार्षद बनता है। तो अब मान लो उसमें भी फिर भी सबसे बड़ी ड्यूटी किसकी होती है? अधिकारियों की होती है। आज कोई मैं पार्षद बना और मेरे छाप से कोई पट्टा नहीं बन जाता है। मेरी छाप से या मेरे आदेश से कोई किसी का, मैं आपको अपने प्लॉट का मालिक नहीं बना सकता हूँ। सरकारी प्लॉट का, सरकारी प्लॉट का मालिक तो कब बनते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी बाबू उस कागज पर और उस पट्टे पे साइन करते हैं। और कागज पे और पट्टे पे साइन करने से पहले पूरे निगम में, चाहे वो UIT हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायत हो, जो सरकारी अधिकारी होता है उसकी पूरी उस जमीन की सर्वे करता है, देखता है कि ये प्लॉट कहाँ से पैदा हुआ, इसका माँ और बाप कहाँ है। तब जाके किसी प्राइवेट आदमी को वो सरकारी अधिकारी छाप लगाकर उसको पट्टा देता है। अगर ये पार्षद की ड्यूटी नहीं होती है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि बाई चांस अगर ये अभी चर्चाओं में चल रहा है, अभी अपन कुछ कह नहीं सकते कि कौन इसमें दोषी है कौन नहीं है, क्योंकि ये तो प्रशासन का काम है दोषी और निर्दोष साबित करना, हमारा आपका नहीं है। लेकिन उसी बीच में अगर आपसे कोई जुड़ा व्यक्ति संघ संगठन का अगर कोई उसमें लिप्त होता है तो उसके लिए आपका क्या नजरिया रहेगा? देखिए आरोप संघ संगठन पे आरोप मत लगाओ। मैं संघ संगठन अरे यार छोटा हो उसको भेजो ना जेल यार। नहीं तो हमारे जैसे हमारे आदरणीय एक गुलाब चंद जी कटारिया है, जी जी जी, जो अभी तो महामहिम बन गया, लेकिन यहाँ के 10-12 कई सालों तक यहाँ से वो रहे MLA। जी जी, ताराचंद जी है, बिल्कुल जो भी है। अरे छोटे हो तो हल्ला गुल्ला करो ना, हमें फंसाओ ना यार। हम काहे को, ये काम तो अधिकारियों का होता है यार। पट्टा देना, पट्टा खारिज करना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना। पार्षद थोड़ी ऑब्जेक्शन लगाता, पार्षद तो सिर्फ ये ऑब्जेक्शन लगाता है कि साहब ये सरकारी जमीन पे आप पट्टा कैसे दे रहे हो। अब उसे अधिकारी को मुक्का मारने से तो रहे यार। अच्छा, अब आप दूसरे विषय पे चलते हैं कि जैसे आपका जो है अतिक्रमण का मामला है, सफाई का, और एक बहुत अच्छा और गंभीर आपने अपना विषय अपने शहर को बनाने चमकाने के लिए एक, मैं कह सकता हूँ कि पार्षद होने के साथ में ये मानवता का आपका एक उच्च गुण है कि आप सफाई के मामले में लगे हुए। लेकिन यही एक मेरा प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से याद है कि कोरोना के समय पर धान मंडी के क्षेत्र में जब बैठने वालों से भीड़ बनती थी और वहां आपने उस भीड़ को कम करने के लिए और व्यवस्थित रूप से आप रहे और आपके साथ निगम के कुछ अधिकारी और राजनीतिक नेता भी अपने दल के रहे। तो अब मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि छोगालाल जी अतिक्रमण की व्यवस्था को लेकर इतने गंभीर हैं, तो धान मंडी में सब्जी बेचने वालों को जब हटाने के लिए खड़े हुए तो उसी बीच उसी एरिया दहली गेट पर एक निजी होटल के सामने लगने वाले ट्रैफिक या जाम को हटाने में नजर क्यों नहीं आते? निजी होटल कौन सा हुआ यार? डेलीगेट तो हमने तो पुलिस कंट्रोल रूम के सामने आज भी वहां जाम है, तो एक जगह तो छोगालाल जी नजर आते हैं और दूसरी जगह नजर नहीं आती, जबकि वहां पर कुछ ऐसे आपके संघ संगठन के नेता हैं जो कोरोना के टाइम पे वहां भी नजर थे और वहां भी नजर थे, एक तरफ हटाने में लगे एक तरफ बढ़ाने में लगे, समर्थन में मैदान में उतरे, तो वहां छोगालाल जी स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे अतिक्रमण को लेकर, जो आपके आपका निजी आपका दायित्व है? मैं तो करीब करीब सब गया कि भाई तो तेरी होटल है, तेरी दुकान है, तेरे पास बहुत ज्यादा आगे सरकारी जगह है जहाँ ट्रैफिक इतना नहीं है, तो 5 फीट 10 फीट तू अपना सामान रख। अगर कोई मंडी जैसे क्षेत्र में है तो मान लो कोई एक दुकानदार है, तो वो दुकान को हमने मेरी मीटिंग में कहा, अगर कोई दुकान अपना सामान बेच रहा है तो ग्राहक खड़ा होगा या कहीं वो सामान रखेगा बाहर,
दिखता है तो बिकता है बॉस यार। स्वाभाविक सी बात ये कोई अंग्रेज वो नहीं है अपन लंदन और अमेरिका के वो करता है, तो हमारे यहाँ तो दिखता है तो बिकता है। तो मंडी की भी दुकान है, कोई भी दुकान है, तो 1-2.5-3 फीट का अगर वहां से रोड एक चबूतरी है या एक पाटिया है, तो मतलब जो सुविधा है, मैं नहीं कहता हूँ तो 10 फीट कब्जा कर ले यार। आज वो अपनी कोई मोटरसाइकिल तो खड़ी करेगा ना यार, तो कम से कम भी 4-5 फीट की जगह तो उस दुकानदार को अपना सामान खरीदने वाले को खड़े लेने के लिए या एक तेल का पीपा रखने के लिए जगह देता तो मैं इसको बुरा ही नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर किसी दुकानदार ने 15-15 फीट 10-10 फीट सड़क पे कब्जा कर रखा है और रास्ता बाधित हो रहा है, तो उसको तो हटना पड़ेगा यार। कोई दुकानदार है, चाहे मैं भी दुकान हूँ, तो 1-2 फीट में तो यार वो दिखता है तो बिकता है, नहीं तो अपने रोजगार कैसे चलाएगा यार? अगर वो नहीं हटाए तो उस समय आपका क्या निर्णय रहता है लेने का? तो उठा के ले जाते हैं, लगे हम तो कई बार लगे हम तो उठा के। तो डेलीगेट कंट्रोल रूम के सामने जो जाम लगा रहता है, जिसमें आए दिन बच्चों को हमने गिरते देखा है उस जाम में, निजी होटलों के सामने, तो वहां आप अपना बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कोविड के टाइम पे पुलिस बल को बुला करके उन मजदूरों को हटाने की कोशिश की, ऐसे आपने वहां कोशिश क्यों नहीं की? आपकी पार्टी, आपके संगठन के नेताओं ने क्यों नहीं कोशिश की? तो हर जगह कर लेते हैं बहुत से यार। मान लो जैसे कि ये निजी होटल वाले कौन से कहते हो, एक तो जैसे कोई बावर्ची हो गया, बिदा हो हाँ, गया। आपने जैसे होटल बावर्ची का नाम लिया, अपन इसी को मान लेते हैं। कौन किसको हम इसी होटल को मान लेते हैं। आप तो ये कहना चाहते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आपने कौन होटल कह का नाम लिया है, तो आप जो कह रहे हैं अपन इसी को मान लेते हैं, इसी के सामने वो करें। भी अपनी कोशिश तो करते हैं कि उसने अपना गार्ड भी खड़ा कर रखा है। वो कहता है कि भाई यहाँ से कार तो हटा ले। अब उसके सामने बहुत बड़ा माल तो फालतू का चौक है। लेकिन अब मुझे पुरानी यहाँ एक पर चुनावी मैंने जब अभी माहौल है ये तो खैर, उससे पहले मैंने एक न्यूज में बहुत चली थी कि आपके ही निगम बोर्ड के और पदाधिकारी ने और वहां पर उस होटल को बचाने के लिए प्रदर्शन और मतलब अपना शक्ति बल प्रयोग दिखाया था, और एक कमर्शियल एक्टिविटी उन्होंने कि भाई यहाँ पे होनी चाहिए, उस होटल को बचाने के लिए उतरे थे, और वही व्यक्ति धान मंडी के मजदूरों को हटने में लगे थे। तो ऐसा दो नजरिए क्यों? ऐसा हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं भाई, मैंने तो ऐसा आदमी देखा ही नहीं। अच्छा, आपको नजर नहीं आता? कौन बताओ ना, या तो नाम बताओ तो मैं कह दूंगा ये चोटता है। हाँ हाँ, मैं अपने आप को कैसे घोषित करूँ वो चोर है नहीं यार। जब आपने कह दिया कि एक तो वहां तो बचा रहा यहाँ नहीं बचा रहा, तो या तो उसको नाम लोग, ऐसा है कौन है जी। ये तो आपका विषय ना, आपको देखना है आपके संगठन में। मैं 24 घंटे पे मैं क्या देखूं? मैं तो कह रहा हूँ कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। निगम काम करता है, निगम के अधिकारी दौड़ते हैं, और जितना अतिक्रमण किसी भी बोर्ड ने नहीं हटाया उतना हमने हटाया। मैं तो खुद मेरे रेलवे स्टेशन के सामने भी मैंने कई सारे को नोटिस दिया, सड़क चौड़ी करवाई है। तो आप ये आरोप मत लगाओ एक जगह। आरोप नहीं, मेरा सवाल है, आरोप नहीं कह सकता मैं आपका सवाल होगा, सवाल है। आप तो मेरे से बात करो कि मैंने अगर मैं जनता हूँ, और आप अभी आपने कहा था कि सत्ताधारी का ही फर्ज है जवाब देने का, तो आप जवाब देने वाली सीट पर हैं। इस तरह से किसी होटल को जाके खड़े होकर बताया हो तो मेरे को बताओ। मैंने कहीं जाके किसी अधिकारी को नहीं कहा तू इसको बचाओ, या आपने देखा हो तो मेरे पे आरोप लगाओ, मैं जवाब दूंगा। मैं तो जहाँ काम अच्छा होता है, जहाँ अतिक्रमण है, सबसे पहले तो मैं खुद सोचता हूँ यार। तो मेरा नजरिया बहुत तेज है उदयपुर शहर के लिए। मैं कई सारी बातें सब लोगों से मैं करता रहता हूँ। अच्छा, एक मेरा आपसे पर्सनल सवाल है कि अगर एक समय आने पर आप संगठन या पार्टी से छोड़ते हैं, या पार्टी किसी कारणवश आपको अगर छोड़ती है और आपकी राजनीति में रुचि होती है, तो आप क्या विकल्प रखते हैं? पहली बात तो पार्टी मुझे क्यों छोड़ा है? अरे मान लो ऐसा होता है, ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी आपसे ये पार्टी की बात है, आप पार्टी किसी आदमी को आप संन्यास लेंगे या किसी अन्य पार्टी को संन्यास लूं, तो आपके पास क्या विकल्प रहता है? आप पार्टी मेरे को क्यों छोड़ेगी? पहले तो वाह है, मेरे को तो वो बुलाती है, चोगालाल जी कहाँ हो, इधर चलो। वो आपके काम को देख के बुला रही है, तो फिर वो तो आपका गुण है। फिर अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी अगर आपको कहती है वरिष्ठ हो गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को रखा है, मुरली मनोहर जोशी को रखा है, आप इस उदयपुर के मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है, और आपकी सलाह, इसलिए तो हम कह रहे हैं को पार्टी छोड़ भी नहीं सकती, और न मैं पार्टी को छोड़ सकता हूँ। मैं जनसंघ के जमाने का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। जनसंघ जब टूट गई थी, जनसंघ तो खत्म हो गई थी, राजनीतिक पार्टी थी हमारे एक संघ की। उसके बाद में जनसंघ को तोड़ के हम लोगों ने जनता दल बनाया था। जनता दल भी नहीं चली, 2-2.5 साल चली होगी, तो हमने जनता दल में भी काम किया हुआ यार। तो फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। मेरी पार्टी मुझे क्यों निकालेगी? मैं क्या चोटता थोड़ी हूँ?
मैंने क्या कहा, निकालने के वरिष्ठ पद पे अगर भेज दिया जाए तो वरिष्ठ तो, में हम इतने वरिष्ठ है ही नहीं। अरे राम जी की सेना में जामवंत थे, आपकी उम्र होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपकी उम्र नहीं होगी, जामवंत तो आप भी बनेंगे। हम तो यहाँ जब भी हम कहीं बूढ़े भी होंगे, चबूतरे भी बैठे रहेंगे, जो भी बढ़ेगा वो जो अच्छा आदमी होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे, छोटे का सपोर्ट नहीं करेंगे। जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप राजनीति से पहले कहीं ना कहीं मीडिया क्षेत्र में हमारे ही साथ में जुड़े हुए थे, सब लोगों के साथ में, हमारे का मेरा यहाँ सवाल सबसे है। हाँ। तो आपने अचानक ये टर्न क्यों लिया, मीडिया छोड़ करके राजनीति में? ऐसा आपको क्या खास दिखा जो आपने राजनीति में टर्न लिया? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है महेंद्र जी आपका। हमें पूरा नाम तो नहीं, लेकिन आपको आदरणीय आप भाई हैं हमारे। नाम सॉरी यार, कोई बात नहीं, आप तो आप कोई अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, तगड़े तगड़े। नहीं नहीं। जहाँ मीडिया की जब बात करते हैं बॉस, तो मेरे कई सारे अच्छे दोस्त, क्योंकि मैं लगभग 35 या 40 साल से उदयपुर शहर में केबल ऑपरेटर हूँ। केबल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि पूरे उदयपुर शहर में हम प्रत्येक घर में मेरे केबल के कनेक्शन है। तो हम भी देखते थे, और फिर समाचार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज वाले को देखते हैं, एंकरिंग वाले को देखते हैं, दिल्ली दूरदर्शन वाले को देखते थे कि हमारे उदयपुर में कभी कभी दूरदर्शन वाला भी आता था। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, वीडियो कैमरा लेके वो शादी ब्याह वाला, उसमें वो ठूठा घुसेड़ के इंटरव्यू लेता था दूरदर्शन वाला। तो मैंने कहा फिर शादी ब्याह के कैमरा देखे, तो मैंने भी देखा यार कि ये तो यार अपन भी कर सकते हैं यार। तो 2-3 पत्रकार मेरे वरिष्ठ थे, जैसे कई लोगों के वरिष्ठ थे, आदरणीय सुरेश जी गोयल साहब, प्रातःकाल अखबार के ओनर है, बहुत बड़े संपादक है। मैंने कहा भाई साहब यार, मैं केबल चलाता था, मेरे वीसीआर से पिक्चरें बताता था लोगों को। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये जो हमारे जगदीश मंदिर से रथ यात्रा निकलती है, ये गंगोज निकलते हैं, या गौरी का डांस होता है, गौरी नाचते हैं, तो सबसे पहले मैंने उनको शूटिंग करके और अपने कैमरे से वीसीआर में पिक्चर की जगह उस कैसेट से उनको चलाया। उसको चलाया तो लोगों को उदयपुर को मजा आ गया कि यार ये क्या है। तो मैं खुद नई चीज मिली लोगों को। मैं खुद शूटिंग करता था, मेरा अपना एंगल होता था, तो लोगों को ये लगा। फिर मैंने भी लोगों के इंटरव्यूज लिए, कई लोगों के दरबार के लिए, उनके लिए ये पूरा उदयपुर पुराना जानता मुझे। जी जी जी। तो फिर मैंने अपना मेवाड़ न्यूज चैनल रखा 30 साल पहले। जी, आज भी है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे पूरे इंडिया में, बात किसकी कर रहा हूं, पूरे इंडिया में मेरा जो मेवाड़ न्यूज है, इंडिया का सेकंड न्यूज चैनल कह सकते हो। खाली उदयपुर का, राजस्थान का नहीं, प्राइवेट न्यूज चैनल है वो, इंडिया का सेकंड कह सकते हो। फर्स्ट इंडिया का न्यूज चैनल है दूरदर्शन न्यूज, जो 50-60-100 से देख रहे हैं। उसके बाद में 35-40 साल पहले न्यूज चैनल आया, जो जिसको प्राइवेट न्यूज चैनल कहते हैं, वो है ईटीवी। वो ईटीवी न्यूज, ईटीवी राजस्थान चलता था, ईटीवी बंगला चलता था। उसके बाद पूरे इंडिया में ईटीवी न्यूज चलते थे। उनको देखकर मैंने भी अपना मेवाड़ न्यूज चैनल बनाया। वो सेकंड प्राइवेट न्यूज चैनल आप जोगालाल बोई को कह सकते हो। और मैंने कई सारी उदयपुर की समस्या को उठाई, नेताओं से पूछता था सवाल, नेताओं से पूछता तो उनकी भी आंखें खुलती थी कि अरे आदमी ठीक पूछ रहा है। 4-5 बार पूछा, नहीं ठीक किया तो 5वीं बार किसी कांग्रेस वाले को बुलाता था कि मैंने उधर से गुलाब जी से पूछा, तो यार उन्होंने नहीं किया, आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो भी आवाज उठाते थे। फिर जो सत्ता में होते गुलाब जी कटारिया, वो काम करवाते थे। जैसे मैं बता दूं कि मेरी न्यूज चैनल की वजह से, ये जिसको यूआईटी पुलिया कहते हो आप, यूआईटी पुलिया, उस यूआईटी पुलिया में 1.5 फीट पानी आ जाता था, और उसमें पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा देते थे कि आगे रास्ता बंद। सेली नगर में, सेलियों की बाड़ी में कोई घुस नहीं सकता था, क्योंकि वो नीचे थी यूआईटी, जो पुलिया पानी नीचे से जाता था। आपने देखा कभी? बिल्कुल देखा है। 5 साल 10 साल पहले ऐसे ही था ना। मैंने कई नेताओं का, चाहे वो गिरजा व्यास और जितने भी नेताओं, किसी के गए गिरजा व्यास थी भगवान के घर, तो एक दिन मैंने गुलाब चंद जी कटारे से कहा, राजस्थान के गृह मंत्री थे, उदयपुर के एमएलए थे, ऑफिस गया मैं बीजेपी कार्यालय। मैंने कहा भाई साहब ये इंटरव्यू लेना चाहता हूँ मैं, ये समस्या है। अच्छा, मैंने तुरंत फोन मिलाया यूआईटी के जो सचिव थे राम निवास जी मेहता, नाम याद रखो आप, राम निवास जी मेहता को फोन लगाया। अरे यार राम निवास जी, ये यार जो यूआईटी जो पुलिया कहते हैं बहुत नीचे है, और 1 फीट पानी 2 फीट पानी आता है, और उसके बैरिकेडिंग लगा देते हो बारिश में यार। कि हाँ साहब, तो यार उसका मुझे
बात करो उससे क्या है क्या नहीं है कैसे हो सकती है। तो राम निवासी मेहता सचिव ने 3 मिनट 5 मिनट बाद वापस गुलाब जी को पहन के मैं वहीं बैठा था कि आदरणीय भाई साहब ये तो सिंचाई विभाग में आती है, ये जो पूरा नाला आता है ना वो हमारी यूआईटी में नहीं आता है, सिंचाई विभाग में आता है। तो गुलाब चंद जी खटियारे ने कहा अरे यार राम निवास जी हम क्या खरीद रहे और बेच थोड़ी रहे क्या यार, इसके ऊपर आप पुलिया बना दो, सिंचाई विभाग से क्या करना है जो वो मेरे को बताओ, मैं भी तो गृह मंत्री हूँ यहाँ का एमएलए हूँ, आप इसको तुरंत इसको अपना एस्टिमेट बनाकर इसको ऊंची करो। आप नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मीडिया छोड़ के आप राजनीति में क्यों आए? मैं बता रहा हूँ ना यार कि मैंने सोचा कि यार मेरे कहने से कोई काम नहीं हुआ तो राजनेताओं के कहने से ये काम हो रहा है। हमारे आदरणीय गुलाब जी ने राम निवास जी मेहता सचिव को कहा और राम निवास जी मेहता सचिव ने उसका पूरा डीपीआर बनाया, उस पुलिया का बहुत अच्छी बनाई जिसके ऊपर अब हम रोज जा रहे हैं, कितनी ही बारिश आवे चाहे स्वरूप सागर का नाला खुले चाहे फतेह सागर का नाला खुले कभी कोई जाम नहीं लगता, लोग उसके ऊपर से देखते हैं। तो वो किसकी देन है? छोगालाल भोई की। मैंने मान लो मैं न्यूज में था, ये डिवाइडिंग मशीन जिसे कचरा साफ कर रही है वो मैंने यहाँ के झील प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, कलेक्टर और यहाँ के महामहिम जो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उदयपुर के वो होते हैं यहाँ, उन्होंने मेरी कैसेट देखी न्यूज की, मैं कश्मीर गया था तब, तो उन लोगों ने कैसेट बुलाई और फिर वो मशीन मंगवाई, मेरे उसको वीडियो से भेज कर उसने सरकार को सौंपी और सरकार ने फिर नगर निगम की जो महापौर थी रजनी डांगी उसको सौंपी, नगर निगम ने वो मशीन नहीं खरीदी। तो न्यूज में इसलिए गया, मैंने कहा यार ठीक है ना यार, मेरी पत्नी भी 3-4 बार पार्षद बन गई थी यार, मुझे भी पार्षद तो बनना चाहिए, अब कोई है ही नहीं। तो फिर महापौर की सीट आई ओबीसी की, ठीक बात। पहले ओबीसी के महापौर हमारे रजिस्टर जी कुमार बने थे, फिर महापौर की गोटी खुली। मैंने कहा अपन भी ट्राई करते हैं यार, काबिल तो है, काम तो आता है, तो महापौर की गोटी खुली तो पार्षद का टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट दे दिया। लेकिन जो मेरे से ज्यादा सीनियर थे टाक साहब गोविंद सिंह जी, उनको महापौर का टिकट मिला, हमने उनके साथ बहुत बढ़िया काम किया। यह है पत्रकार से हम राजनीतिक में घुस गए। राजनीतिक में होते तो हमें पत्रकार जितने भी होते हैं, चाहे आप हो मैं हूं, आप भी मेरे से न्यूज पूछ रहे हो तो आपको कुछ जानकारी है तब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। तो एक नेता से ज्यादा जानकारी मैं समझता हूँ पत्रकार को होती है और दोनों पार्टियों की उसको जानकारी होती है। तो पत्रकार से राजनेता बनना कोई गुनाह नहीं है। लाल कृष्ण जी अडवाणी जिनका नाम लिया वो भी पत्रकार थे, फिल्मी दुनिया की पत्रिका बॉम्बे में निकालते थे, पता करना आप। नहीं, जुर्मान मैंने ये नहीं कहा कि जुर्म है, मेरा तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री और एक मैं कह सकता हूँ भारत को शायद ऐसा प्रधानमंत्री मिलना अब बहुत कठिन है। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ या कह सकता हूँ मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, इसमें कोई दौराय, क्योंकि वो कवि भी थे और पत्रकार थे भी। पत्रकारिता से अगर राजनीति में आते हैं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति, आपने बहुत प्यारी बात कही कि उसे ज्यादा नॉलेज होता है। और मैं अपने व्यूवर्स और दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में, खास बात हमारे छोगालाल जी ने बोली, आपको भी वो बहुत बारीकी से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना चाहिए। छोगालाल जी भाई साहब ने स्वामी विवेकानंद की उस लाइन को कह दिया है, उस सत्य को कह दिया है जो हमें बहुत बारीकी से समझना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं तो युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो छोगालाल जी ने पत्रकारिता के साथ जब राजनीति में बढ़े तो स्वामी विवेकानंद जी की उस बात को सत्य कर दिया कि नहीं, राष्ट्र का उत्थान माना कि अभी हम उदयपुर पे हैं और हम तो कामना करते हैं कि छोगालाल जी भाई साहब के नाम की लॉटरी खुले और निगम के महापौर बने, क्योंकि ऐसा बेबाक बोलने वाला शायद ही आपको मिलेगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जानकारी दूं क्या? जी जी, मैं तो ओबीसी से हूँ जी, और छोगालाल के नाम की कोई गोटी नहीं खुलेगी और इस बार ओबीसी पुरुष का भी चांस, ओबीसी जनरल का चांस नहीं है, कारण कि नहीं छोगालाल जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग उदयपुर के बहुत से यार लोगों से मिले तो आपका जो काम करने का बेबाकी अंदाज है उससे लेकर के बहुत लोग संतुष्ट हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बैठ के आपकी कोई बड़ा नहीं, क्योंकि मैं 2006 से इस मेवाड़ में हूँ और मैं यहाँ ईश्वरी कृपा से जमीन कच्ची बस्तियों से लेकर गांव, दूर दराज, मंगरे, पहाड़ सब में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। करीब आज की तारीख में मेवाड़ में मुझे 15 से 16 हजार लोग बाई फेस और बाई नेम मुझे जानते हैं। तो उन सबकी एक जो कह सकता हूँ फीडबैक है, उनकी चाहना है, उनकी एक इच्छा है कि नहीं ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, एक उम्मीद है। तो उस उम्मीद के लिए हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ईश्वर आपको एक अवसर दे और मेवाड़ को एक आप जैसा होनार बेबाकी धड़ाके से, जिसको बोलते देख धड़क के साथ टाल ठोक कर खड़ा होने वाला
और वो व्यक्ति जो जमीन से चल करके, आपका सबसे बड़ा गुण क्या है? जमीन से चल करके लोगों की बातें आपने सुनी है, पत्रकारिता का जो धर्म है, लोगों के दर्द को आपने जाना है। और सही मायने में राजनीति नेता वही बन सकता है जो लोगों के अंदर बैठना और उनके दर्द को जानता है। रईसी खानदान, सोने की कटोरी में और चांदी की चम्मच पे हीरे लगे हुए नेता अगर आ रहे हैं तो वो उस जनता के दर्द को नहीं जानते जो छोगालाल जी जानते हैं। ये लोगों का ये मानना है, आपका बड़ा ये लोगों का मान, मेरा नहीं है, ये नहीं, उदयपुर की मेरा जनता मेरा का मानना मेरा है। मेरा थोड़ा खून बढ़ा हाँ। यार। कोई आप इतने दिल से तारीफ कर रहे हो, बिल्कुल, मैं अपनी मेरा तरफ से नहीं, आपसे फर्स्ट मैं परिचय हुआ। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं उदयपुर की हर उस गली मोहल्ले से मिले हुए लोगों से बातें करके, उनके अनुभव लेकर के, यानी मैं उदयपुर के उन लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे मिल नहीं पा रहे, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। ये तो आपका परिणाम आशीर्वाद बना रहे आप जैसों का यार। पर वो जो बातें होती है ना महापौर की, ये सारा संगठन तय करता है। और उदयपुर शहर में मान लो मैं ओबीसी से हूँ, तो जनरल भी तो अपनी मेहनत करता है यार। हाँ, सब जनरल भी करते हैं, है। सब। तो हमेशा क्या होगा कि ओबीसी की सीट गोटी आ चुकी है पुरुष की, महापौर गोविंद सिंह जी टांग बन चुके हैं। और जनरल महिला जो होती है, महिला में भी रजनी जी टांगी बन चुकी है। अब जो ये गोटी पड़ती है महापौर की जयपुर में, जयपुर के अधिकारी बैठते हैं, जयपुर के जो बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनकी उस सब में वहां जयपुर प्रशासन में गोटी खुलती है प्रत्येक जिला के लिए। तो उदयपुर जिला जो है, उदयपुर शहर महापौर है उदयपुर का, उसके लिए गोटी वहीं से खुलेगी। और जो डिब्बा होता है गोटी डालने का, जो भी जो सिस्टम होगा, उसमें ओबीसी पुरुष और जनरल महिला की गोटी नहीं रहेगी, सिर्फ 2 गोटी रहेगी, जनरल पुरुष और ओबीसी महिला की। तो भगवान ने जो चाहे सब अच्छा होगा। बिल्कुल, पार्टी संगठन सबको पहले से तय करके रखती है कौन बनेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो 3 बार नरेंद्र जी मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो हम सब सोच रहे हैं कि यार 4थी बार भी बनेंगे। तो ये सब पार्टी सोचती रहती है। बिल्कुल। और इसी चुनावी चर्चा में छोगालाल जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े, मैं वापस उन्हें धन्यवाद कहूंगा और अग्रिम बधाई देता हूं उदयपुर की ओर से कि पंचवर्षीय जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपनी पार्टी और संगठन के लिए बढ़ चढ़कर आप मेहनत करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ना हम लेफ्ट के साथ हैं ना हम राइट के साथ हैं, हम लोग सत्य के साथ हैं। मेरा सवाल आप सबसे रहेगा, हर उस नेता से, राजनीति से जुड़े हुए हर व्यक्ति से होगा, ना कोई दल होगा ना बदल होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मेरा सवाल जनता से की तरफ से होगा, क्योंकि सवाल जनता के और जवाब सत्ताधारियों के होंगे, चाहे वो सत्ता में है चाहे नहीं। मेरे सवाल रहेंगे कि हम आपको वोट क्यों दें। अगर आप 7वां बोर्ड बनाते हैं तो उसमें क्या खास होगा, और कांग्रेस अगर मैदान में आती है और वो ये कल्पना करती है कि हम यहां आएंगे तो आप उदयपुर को क्या देंगे? क्या वही झीलें, वही नदियां, वही लोग, या वही ट्रैफिक, या वही भीड़ भाड़, या कहीं कुछ और नया? दोनों में से कौन, किसको क्या नया एजेंडा है उदयपुर के लिए, उदयपुर की जनता के लिए? उदयपुर की जनता को क्या नया मिलने वाला, क्या उपहार होगा, क्या तोहफा होगा, क्या गिफ्ट होगा? हम इसी के साथ आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।